हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अपना 100% दे रहे होंगे। क्यों 100% दे रहे हैं या नहीं? आज की लास्ट क्लास में हमने डायरेक्टिंग कवर किया था, डायरेक्टिंग चैप्टर हमने फिनिश कर लिया था, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे उसका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है कंट्रोलिंग। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और आपने जो चारों फंक्शंस को कवर किया है तो ये एक मेजर फंक्शन का रोल प्ले करता है, जिसको हम आज कवर करेंगे कि इसका मतलब क्या है कंट्रोलिंग का, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स हैं, इसके आज के सेशन में इसको कवर करेंगे। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अब हम केस स्टडी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर है, इसको कवर कराने के बाद आपकी केस स्टडी से रिलेटेड एक सीरीज है जो हर चैप्टर से रिलेटेड जो केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कराया जाएगा। तो बस चिंता मत कीजिए, आपके सभी डाउट्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करें बच्चों। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है भाई, मीनिंग क्या है? आपने प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, स्टाफिंग पढ़ा, डायरेक्टिंग पढ़ा। अभी हम कहाँ तक पहुँच गए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आप परफॉर्मेंस के दौरान एक जो सबऑर्डिनेट होता है उसका मनोबल बढ़ाते हैं, उसको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। अब गाइड करने के बाद भाई उसकी जब परफॉर्मेंस हो गई, अब हमारा काम क्या है भाई? कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग का मतलब पता क्या समझते हैं? कहते हैं ना, जहाँ अब आपके जैसे पेरेंट्स हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं, अच्छी बात है, हर किसी के पेरेंट्स अपने बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा आपके साथ डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे ना, अगर वो थोड़ा आपके पास मतलब देखेंगे नहीं, मॉनिटरिंग नहीं करेंगे चीज़ों के लिए, गलत चीज़ों के लिए डांटेंगे नहीं, तो आप क्या भाई गलती करते चले जाएंगे। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कौन है? वर्कर्स, जो उसकी नींव है। अगर हम वर्कर्स की परफॉर्मेंस के लिए चलो उन्हें गाइड कर दिया, जो डायरेक्टिंग का दिन आ गया, लेकिन भाई डायरेक्शन के बाद अब उन्हें ये भी ज़रूरी है कि उन्होंने जो काम किया है उसको भी चेक किया जाए कि क्या काम हमारा जो टारगेट है या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग था या नहीं। तो कंट्रोलिंग में इसे ही इन चीज़ों को जाना जाता है। जैसे कि देखिए, कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइन एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग में क्या है? डायरेक्टिंग के दौरान हमने परफॉर्मेंस परफॉर्म कर दी, अब आपने वर्क को परफॉर्म किया, अब वर्क कैसा था? एक्चुअल जो आपने वर्क परफॉर्म किया वो ये है कि एक्चुअल मैंने ये काम किया। अब प्लान्ड परफॉर्मेंस का मतलब है जो मैंने प्लानिंग की थी कि भाई काम ऐसा होना चाहिए, और एक्चुअल वर्क क्या है? वो एक्चुअल है, और जो होना चाहिए वो ये है। तो इसके बीच हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो मैंने सोचा था उस अकॉर्डिंग जो एक्चुअल में जो वर्क परफॉर्म किया गया वर्कर्स के द्वारा, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया कि भाई ज़्यादा काम किया या कम किया उससे। तो ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस, अगर हमें ये दिखता है कि वो बराबर नहीं है जो हमने सोचा था उसमें और जो एक्चुअल में जो वर्क परफॉर्म किया गया उसमें डिफरेंस है, या तो वो कम है या ज़्यादा है, ठीक है भाई, उसे बोला जाता है डेविएशन। देन हम फाइंड करेंगे कि भाई क्या रीज़न है। अगर उन्होंने कम काम किया, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक प्रोडक्शन के लिए यूनिट डिसाइड की थी कि पर डे पर वर्कर आपको 10 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है भाई, ये क्या हो गया? जो मैंने एक्सपेक्ट किया कि 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन पर डे करना है, ठीक है, ये था प्लान्ड। अब एक्चुअल में जब उसका देखा गया, नेक्स्ट डे जब वर्क देखा गया कि भाई आपने कितना काम किया, तो वो एक्चुअल कितना था? 7 यूनिट पर डे। इसका मतलब क्या है? मैंने सोचा 10 लेकिन आया रिजल्ट 7 का, तो भाई अंतर तो है, और इस अंतर को क्या बोला जाएगा? डेविएशन। अब अंतर निकाल दिया, उसके बाद हमें क्या करना है? जब डिफरेंस हमें पता चल गया तो हमें रीज़न पता करना है कि आखिर 3 यूनिट का प्रोडक्शन कम क्यों हुआ। जब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आपको डेवलप कर रहे हैं, आपकी सोशल नीड्स का भी ध्यान रख रहे हैं, आपको सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको रेस्ट भी दिया जाता है, आपके लिए जो सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करें, तो भाई फिर कहाँ दिक्कत है? अच्छी टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, तो कहाँ दिक्कत है? तो उस रीज़न को पता कीजिए भाई। 10 जब आपने सोचा, सोच समझ कर ही 10 यूनिट सेट किया होगा, और जब 7 का रिजल्ट निकल कर आ रहा है तो 3 का जो डिफरेंस है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका रीज़न पता कीजिए ये डिफरेंसेस के लिए। फिर उसके बाद जब आपको रीज़न पता चल जाए कि भाई रीज़न ये था कि जो मशीन थी वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही थी, इस वजह से जो आपका 10 यूनिट का प्रोडक्शन था वो पॉसिबल नहीं हो पाया और 7 यूनिट का हुआ, तो भाई ये रीज़न पता चल गया। अब आप क्या करोगे
करेक्टिव मेजर्स लोगे, मतलब करेक्टिव एक्शंस लोगे कि कैसे मैं ये जो परफॉर्मेंस में ये लैक है इसको इम्प्रूव कर सकूं। कि अब इसका हमारा रीज़न क्या निकला था कि भाई मशीन को रिपेयर कराने की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे, आप नई मशीन भी ले सकते हो, उसको रिप्लेस कर सकते हो, या फिर उस मशीन की रिपेयर या मेंटेनेंस करा सकते हैं ताकि वो मशीन बिल्कुल सही तरीके से काम करे और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम ना हो। जैसा मैंने आप सभी को बताया है कि सिर्फ अगर जैसे आप लोग हैं, अगर आप लोगों की लाइफ का एग्जांपल लें तो अभी आप बच्चों सभी क्लास 12 के ये सोचते हैं कि बोर्ड का प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं कि मुझे अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आने हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरी परफॉर्मेंस बेस्ट होनी चाहिए। तो ये आपने सोच लिया, ये आपका टारगेट है, लेकिन क्या आप टारगेट सेट कर दो और कुछ काम ना करो उसके लिए, या फिर आप काम भी कर लो, मेहनत भी कर लो, लेकिन आप यही चेक नहीं कर रहे हो कि आप किस हद तक उस काम को कर पा रहे हैं। ना तो आप कोई टेस्ट लगा रहे हैं, कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं लगा रहे हैं, ना आप अपना डेली बेसिस पर ये चेक कर रहे हैं कि जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने सेट किया था कि आज मुझे इतने चैप्टर्स को टारगेट करना है, एक्चुअल में मैंने कितने किए, ये भी नहीं। जब मन आ रहा है पढ़ रहे हैं, जितना मन आ रहा है 1 चैप्टर 2 चैप्टर उतना कर रहे हैं। जो टारगेट सेट तो कर दिया बहुत बड़ा कि भाई अच्छे स्कोर लेकर आने, लेकिन भाई उस अच्छे स्कोर लाने के लिए जो आपने शेड्यूल तैयार किया है उस शेड्यूल में बेसिस पर जो टारगेट करनी है डेली बेसिस पर चैप्टर, ना उस पर ध्यान है ना कुछ है, मन के अकॉर्डिंग चीज़ें करते जा रहे हो। भाई लास्ट में जब पेपर आ गया, एग्जाम आ गया, आप टेंशन हो रही है कि भाई सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया, तो रिवीजन तो बात की बात है, तो क्या होगा आप एग्जाम में क्या होगे भाई, अच्छा तो परफॉर्म कर नहीं पाओगे। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जब उसे अपने प्रोडक्शन को या कोई भी टारगेट जो उन्होंने सेट किया है, तो सिर्फ टारगेट सेट करना या उसके लिए प्लान करना काफ़ी नहीं है। प्लानिंग के साथ साथ आप ये देखिए जो वर्क एक्चुअल में जब हुआ तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग था या नहीं था। नहीं था तो उसके रीजंस क्या थे, उन रीजंस को दूर करने के लिए आप करेक्टिव एक्शंस लीजिए ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे या कोई एक ऐसा इंडिकेटर ना बने जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में एक बाधा उत्पन्न करे थी। तो ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि देखो इसमें मैंने क्या कहा, वेयर वी आर, आज हम किस जगह खड़े हैं, एक्चुअल जो है, ठीक है। हाउ कैन बी गेट ऑन ट्रैक अगेन, अब मैंने ये देखा कि भाई आज एक्चुअल में यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं कैसे क्या ऐसे एक्शंस लूँ जिससे मैं दोबारा ट्रैक पर आ जाऊँ। अगर आपने ये बोला आज मेरा 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो ये तो मेरे हो गए भाई एक्चुअल में मैं कहाँ हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि मैं कैसे 80% पर इसको लेकर आ सकती हूँ उस ट्रैक पर, और फिर मैंने देखा वेयर वी प्लान टू बी, और मैंने प्लान किया था कि 90% होना चाहिए। जो मैंने प्लान किया दैट इज़ 90%, एक्चुअल में 50% कंप्लीट किया है, और मैं कैसे कुछ ऐसे एक्शंस लूँ जिससे मैं एटलीस्ट 80% तक तो आ सकूँ। तो ये तीनों चीज़ों का देखना, मतलब जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल सकें, वो प्लानिंग फेल ना हो, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ये आपका गोल है जो आपने सेट किया, लेकिन गोल बेटा सिर्फ काफ़ी नहीं है, गोल के लिए जो आप एक्शंस करते हैं उन एक्शंस को मेज़र करना भी ज़रूरी है। तो आप एक देखिए एक साइकिल है, सिर्फ गोल सेट करना काफ़ी नहीं है। सपने देखते तो बहुत सारे लोग हैं, उसको टारगेट सेट कर लेते हैं, मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा। उसके लिए अगर वो थोड़ा बहुत कुछ करते भी हैं तो भाई ये तो देखो टारगेट जो सेट किया है उससे वो एक्शन मैच कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उन एक्शन में मिसमैच होगा तो कैसे टारगेट अचीव होगा। तो ये सिर्फ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग। अब देखिए भाई इसके फीचर्स कि आखिर कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट वन, कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड तो है, क्यों है, क्योंकि सबसे पहले किस पर फोकस कर रही है कि मेरा प्लान क्या था, मैंने जो परफॉर्मेंस डिसाइड की थी, जो मैंने टारगेट किया था उस अकॉर्डिंग वर्क हुआ है नहीं हुआ। एक्चुअल चीज़ों पे तो हम बाद में जा रहे हैं, सबसे पहले किस बारे में सोच रहे हैं, मैंने टारगेट क्या सेट किया था भाई, मेरा गोल क्या था। उसके बाद आप देख रहे हो कि एक्चुअल में मैं अभी कहाँ पहुँची हूँ, उसके बेसिस पर फिर कंपैरिजन कर रहे हो। लेकिन सबसे पहले क्या सोच रहे हैं कि मेरा गोल क्या था, मेरा टारगेट क्या था, मैंने प्लान क्या किया था। तो ये गोल ओरिएंटेड है। सेकंड देखो, कंट्रोलिंग इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग हर लेवल पर है। आप ये सोचो कि टॉप लेवल पर ही है, मिडिल पे नहीं है या लोअर पे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों ही लेवल पर अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो हर मैनेजर के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, और तीनों पर ही वर्क को मेज़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका काम है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्योंकि तीनों में से किसी भी लेवल पर अगर आप गलती करेंगे, चाहे आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन में गलती करो तो भाई टॉप लेवल का जिम्मेदार होगा। अगर आप वर्कर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो लोअर लेवल जिम्मेदार होगा। उनका काम नहीं देख पा रहे हैं कि जो
डिसाइड किया गया, स्टैंडर्ड सेट किया गया, उस अकॉर्डिंग वो यूनिट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं नहीं हो रहा है, तो आप जिम्मेदार हो गए लोअर लेवल। और अगर डिपार्टमेंट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, एक डिपार्टमेंट में किस चीज़ की कमी है, क्या प्रोसेस करना चाहिए, क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, या डिपार्टमेंट्स में किस वजह से कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, तो भाई डिपार्टमेंटल हेड का फॉल्ट है, जो कि मिडिल मैनेजमेंट है। तो हर तीनों ही लेवल पर कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोलिंग इज़ अ परवेसिव फंक्शन। थर्ड देखिए, कंट्रोलिंग बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है। फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ और बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ। कैसे है भाई? देखो, कंट्रोलिंग बैकवर्ड कैसे है, पहले हम ये जानेंगे। मतलब पीछे की तरफ क्यों देख रही है ये? कंट्रोलिंग में क्या हो रहा है, जो आप क्या कर रहे हो, जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसको चेक कर रहे हो कि मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किया दैट, पास्ट में जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया, और जो परफॉर्मेंस पास्ट में हो चुकी है उसको ही तो मेजर करने की कोशिश कर रहे हो। आप जो स्टैंडर्ड सेट करके गए थे कि बेटा आज आप 10 यूनिट कंप्लीट कर लेना, लौट कर आए तो देखा कि बच्चे ने तो 5 यूनिट ही कंप्लीट किए हैं, तो बाकी जो 5 बची हैं वो क्यों नहीं हुई? तो आपने इसमें क्या किया, जो टास्क आप असाइन करके गए थे, कि स्टैंडर्ड सेट करके गए थे, उसके बाद जो भी उसने एक्चुअल जो भी परफॉर्म किया या एक्चुअल जितनी यूनिट्स कंप्लीट की, उसके बाद आपने आकर ही तो देखा। इसका मतलब वो जो टास्क था वो परफॉर्म किस में किया गया, पास्ट में। उसके बाद आप प्रेजेंट में चेक कर रहे हो कि आखिर जो टास्क था वो आपने किस हद तक कंप्लीट किया, और अगर नहीं किया तो क्या रीजंस थे। तो ये कंट्रोलिंग है। अब कंट्रोलिंग फॉरवर्ड कैसे है भाई, आगे की तरफ क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है, अगर ये देखते हैं कि अगर कोई काम आप करते हो तो आप क्या कहते हो, एक बार चल एक काम करते हैं, ट्रायल लेते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि मैं एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट कर सकती हूँ, और एक्चुअल में जब मैं करने बैठी तो मैं एक ही चैप्टर कंप्लीट कर पाई। तो मुझे ये पता चला 2 मैंने चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट रखा था, 1 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया। एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, 1 चैप्टर का, जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? उसके रीजंस हो सकते हैं कि नहीं भाई मेरी कैपेसिटी इतनी है, मुझे पता चल गया। तो जब आपको चीज़ें पता चल गई, रीज़न पता चल गया, तो आप क्या करोगे, अब आप ये सोचोगे कि फ्यूचर में जो मैं शेड्यूल तैयार करूँ, स्टडी प्लान बनाऊँ, तो वो मैं उसी अकॉर्डिंग बनाऊँ जो पास्ट की गलतियों से सीखकर या पास्ट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करके मैंने पता किया है। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, बैकवर्ड जाकर आप जब पास्ट का जो परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं उसके बेसिस पर फ्यूचर में करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, ताकि उन गलतियों को दोहराया ना जा सके। तो ये फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग है। देखो फोर्थ वन, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। देखो भाई एक साइकिल है, चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं है आपने एक ही बार परफॉर्मेंस दी और उसी को वो मेज़र करके उसके बाद देख लिया, उसने कंपेयर कर लिया और फिर उसके लिए कुछ एक्शंस ले लिए, बात ख़त्म हो गई। ऐसा तो नहीं है। हर दिन ऑर्गेनाइजेशन में आप एक नया काम करते हैं, और हर नए काम के साथ, नई टास्क के साथ, नई पॉलिसीज़ के साथ उनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना काफ़ी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन के साथ उनको मॉनिटर करना, टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट करना, उन्हें कंट्रोल करना, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंट्रोलिंग इज़ ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंट्रोलिंग हमेशा चलती रहती है, ऑनगोइंग रहती है, जब तक कि एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करता है। तो ये थे इसके फीचर्स। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंस। कंट्रोलिंग क्यों ज़रूरी है भाई? अभी तो हमने फीचर्स पढ़ लिए, अब जानना है कि कंट्रोलिंग क्यों ज़रूरी है। पहला पॉइंट देखिए, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा, अगर आप सिर्फ प्लान बनाकर उसमें एक्शन उसे इम्प्लीमेंट करके छोड़ देंगे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे? सिर्फ आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि भाई मेरे को ऐसा करना है कि एक कंपनी को ग्रोथ स्टेज पर लेके जाना है। अभी आपने कंपनी स्टार्ट की है, उसे ग्रोथ स्टेज पर लेके आना है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है जो आपने सेट किया। अब आप उसके लिए उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, कुछ प्लान्स बनाए होंगे, कुछ पॉलिसीज़ बनाई होंगी, उनको एक्शन में ले आए। लेकिन आप ये तो चेक करो कि भाई जो पॉलिसीज़ आपने बनाई हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, क्या वो आपको असिस्ट कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं? क्या ऐसा ज़रूरी है कि जो आपने पहली बार में सोचा और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया यही काफ़ी था, उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं थी? ऐसा तो नहीं है। हर इंसान, मैंने आपको कई बार बताया है, हम ज़रूरी नहीं है, हम चीज़ों को करते करते सीखते हैं ना। तो एक बार अगर चीज़ें बनाई हैं तो वो सही हैं या गलत हैं, इसको जज कैसे कर पाएंगे? जज जब करेंगे जो हमने सोचा और जो एक्चुअल में हो रहा है उसको हम कंपैरिजन कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें। तो ये सिर्फ किसकी वजह से होता है? कंट्रोलिंग में। जब चीज़ें क्या हो रही हैं उनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। डेटा को सिर्फ कलेक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। उस डेटा को कलेक्ट करके आपने रख लिया, भाई रिजल्ट ड्राइव कर दिया कि ये रहा डेटा नहीं प्रेजेंट करना है, डेटा के बेसिस पर रिजल्ट निकालना है, अपनी कैलकुलेशन करनी है, उसको एनालाइज करना है कि वो डेटा आखिर क्या कहना चाह रहा है, फिर आप उस
रिजल्ट को सबके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ओनली कंट्रोलिंग फंक्शन के थ्रू। सेकंड देखिए, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, ये जज करता है कि भाई आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है आखिर में कहीं उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसकी एक्यूरेसी को चेक करता है। जैसे अब कहते हैं ना, पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल में ये बोला जाता था कि ये आदमी को मशीन की तरह ट्रीट करते थे और उनको लालच भी देते थे कि जितना ज़्यादा परफॉर्म करोगे आप, जितने ज़्यादा यूनिट बनाओगे उतना ज़्यादा आपको पेमेंट किया जाएगा। तो लोग क्या करते थे, भाई हर किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर देते थे इस लालच में, ताकि उन्हें एक्स्ट्रा पैसे मिल सके। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है और कभी इंसान की हेल्थ होती है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। अब भाई उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो इसीलिए ये सारी चीज़ें भूल जाता है। तो क्या होता है, जब कभी मैनेजर ऐसे करते हैं कि जो स्टैंडर्ड सेट उन्होंने किया है कि उन्हें लगता है एक एवरेज वर्कर के बेसिस पर स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा बच्चों, हायर स्किल वर्कर के बेसिस पर आप कभी भी स्टैंडर्ड सेट नहीं करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड सेट किया जाता है तो ये मानकर किया जाता है कि एक एवरेज वर्कर कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, यही सोचकर किया जाता है। तो अगर आपने मैनेजमेंट के थ्रू अगर एक स्टैंडर्ड गलत सेट कर दिया गया, मान लीजिए उन्हें लग रहा था कि 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल में पता चला कि 8 ही यूनिट प्रोड्यूस हो सकती हैं, तो जब आप कंट्रोलिंग करेंगे जब भी तो आपको पता चलेगा कि नहीं भाई 10 आपने बोला है लेकिन पॉसिबल सिर्फ 8 ही हैं और एक्चुअल में भी 8 ही बने हैं। और जब आपने कोशिश की कि 2 यूनिट का प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ, तो रीज़न पता चला कि नहीं, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है वो ठीक नहीं है, लेकिन वर्कर तो अपनी बहुत ही इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि वर्कर की साइड से प्रॉब्लम है, आपका जो स्टैंडर्ड है वो आपने कुछ ज़्यादा ही ऊपर ओवर रेटेड हो गया है, ज़्यादा सेट कर दिया गया है। तो इसमें एक स्टैंडर्ड एक्यूरेट है या नहीं है वो आप कंट्रोलिंग के थ्रू ही जज कर सकते हैं। थर्ड देखो, मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल गाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक। Each activities is performed according to predetermined standard. As a result, there is most effective use of resources. इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग में हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक कहते हैं ना, एक बेंचमार्क सेट हो गया कि काम का जो लेवल है वो इस हद तक होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैंने ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया उस बेसिस पर आप, जैसे आपसे ये बोला गया कि जो रॉ मटेरियल आपको यूज़ करना है तो 1 kg कॉटन यूज़ कीजिए कुशन बनाने के लिए, तो उसमें कितने कुशन्स बन सकते हैं। तो उन्होंने सेट किया कि 1 kg कॉटन में एटलीस्ट आपके 10 कुशन बन जाने चाहिए। 10 कुशन के लिए वो इतना कॉटन इनफ है। जब उसे एक टारगेट दिया था ना, ये है मटेरियल, इतना ही मटेरियल है और इसी मटेरियल से आपको 10 कुशन बनाने हैं, तब उस पर प्रेशर क्रिएट होता है। और जब वो प्रेशर क्रिएट होता है तो उसी अकॉर्डिंग उन रिसोर्सेज का इफिशिएंटली यूज़ करता है कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करूं लेकिन ऑप्टिमाइज मैनर में। तो ये कंट्रोलिंग के थ्रू पॉसिबल है। फोर्थ वन देखो, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय का मोटिवेशन कैसे इम्प्रूव होगा? एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल सिस्टम होता है जो कम्युनिकेट करता है कि भाई मेरा ये गोल है और ये स्टैंडर्ड है, एक एम्प्लॉय को इवेल्युएट करने का, उसकी परफॉर्मेंस को। तो अ गुड कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो गाइड द एम्प्लॉय टू कम आउट फॉर दियर प्रॉब्लम एंड दिस फ्री कम्युनिकेशन एंड केयर मोटिवेट द एम्प्लॉय। भाई ठीक है, आपने कंट्रोलिंग में एक अपना बता दिया कि मेरा टारगेट ये है, मेरा स्टैंडर्ड ये है, आपको इस तक काम करके लेके आना है, ठीक है भाई। उनके दिमाग में भी सेट हो गया कि आखिर हमसे मैनेजर क्या डिमांड कर रहे हैं, मतलब आखिर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतना काम तो होना ही चाहिए, ये उनके दिमाग में सेट हो गया। तो भाई क्या होगा, जब काम जब को पता चल जाता ना कि आखिर इस लेवल तक काम करने से मुझे ऑर्गेनाइजेशन में अप्रिसिएशन मिलेगा, तो लोगों को ये चीज़ मोटिवेट करती है। और कई बार क्या होता है, कंट्रोलिंग के थ्रू जब आप उस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड तक अपना काम पहुंचा देते हैं ना, तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी, आपको उनसे अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर नहीं भी पहुंच पाते हैं तो एक मैनेजर पूरी कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉपर चीज़ें समझाएं, आपको इंस्पायर करें, आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करें ताकि आप उस स्टैंडर्ड को मैच कर सकें। अब देखिए भाई, फिफ्थ, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जब कंट्रोलिंग नहीं होगा, आपके प्रिंसिपल होते हैं स्कूल में, वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं नहीं करते हैं। डांटना कंट्रोलिंग नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, रूल्स होते हैं, एक डेकोरम आपको फॉलो करना होता है स्कूल में बैठकर। ये ड्रेस कोड है जो आपको इसी को ही फॉलो करना है, ठीक है। कुछ रूल्स हैं कि आप हर जगह, ये नहीं है कि स्कूल में आने के बाद आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, फिर ऐसा नहीं है
प्रॉपर तरीके से क्लास के असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, जब भी एग्जाम्स हो आपको अटेंड करना है और कोई अटेंडेंस में कमी नहीं होनी चाहिए। तो भाई अगर वो रूल्स नहीं बनाएंगे तो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे तो कहाँ चीज़ें सिस्टमेटिक होंगी, ऑर्डर कहाँ से आएगा। जब मन चाहे बच्चे आएंगे, जब मन चाहे जब चीज़ें होंगी तो ना पढ़ाई पर ध्यान देंगे ना आप कुछ, क्योंकि आपको जो स्टार्टिंग की गई ना, स्टार्टिंग इनिशियल फेस ही आपको ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी स्मूथ है, मतलब ना वो ध्यान दे रहे हैं, ना क्लासेस प्रॉपर हो रही हैं, ना असाइनमेंट को कंपलसरी बोला गया, तो बच्चे में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की और एक सिस्टम की कमी हो जाती है। तो ये सिस्टम आपको डेवलप करते हैं ना स्कूल से। ऐसे ही कंट्रोलिंग के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें और चीज़ें कैसे सिस्टमेटिक हों, ये कंट्रोल क्रिएट करता है। कंट्रोल एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है ऑर्डर और डिसिप्लिन का। अब देखो लास्ट वन, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन कैसे आता है भाई कंट्रोल से? कंट्रोल हेल्प करता है मेंटेन करने में इक्विलिब्रियम बिटवीन मीन्स एंड एंड। कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट प्रॉपर डायरेक्शन इज टेकन एंड दैट वेरियस फैक्टर आर मेंटेन प्रॉपरली। ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कंट्रोल अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये है, जो आपने स्टैंडर्ड ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर दिया कि मेरा प्लान ये है, मैंने ये सोचा है भाई, डिपार्टमेंट्स थे इतने सारे, उनको बता दिया। अब क्या होगा, आपस में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो सेल्स हो, एचआर हो, फाइनेंस हो, अकाउंट हो, मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, आपस में जब डिपार्टमेंट्स को एक परफॉर्मेंस बता दिया, उसका एक स्टैंडर्ड बता दिया, तो आपस में आप क्या करोगे भाई, कोऑर्डिनेट करोगे कि चल एक काम करते हैं, आप इतना परचेज करके लेके आओ, परचेज करने के बाद हम ये सेल का प्रोडक्शन का नंबर लगाते हैं, उस प्रोडक्शन को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद चलिए अब आप बताइए सेल्स कहाँ करनी है। तो आपस में जो डिपार्टमेंट्स होंगे उस परफॉर्मेंस के लिए जो टारगेट आपने उनको दे दिया उसको अचीव करने के लिए आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कैसे होगा। अगर एक रॉ मटेरियल आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक के थ्रू आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया, फिर वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटबाउंड मतलब बाहर भेजा जाता है फॉर सेल एंड मार्केटिंग। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर इन तीनों चीज़ों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो आपने टारगेट सेट किया वो कैसे अचीव होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज आपने पढ़ा कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर समझ में नहीं आया है तो मैंने आपसे कई बार बोला है कि आप हमें मेल में भी लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज़, और कमेंट सेक्शन जो ओपन है आप उसमें अपनी क्वेरीज़ को डाल सकते हैं, आपकी क्वेरी बिल्कुल रिजॉल्व की जाएंगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कंट्रोलिंग का लास्ट पार्ट है जो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आपकी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी चैप्टर वाइज। चलिए फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप खुश रहो, हंसते रहो, चहकते रहो और अपनी पढ़ाई को करो, लेकिन प्रेशर के साथ नहीं, हंसी खुशी के साथ। आप जब चीज़ों को समझेंगे ना तब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चीज़ों को प्रेशराइज होने की नीड ही नहीं है। चीज़ों को समझो, रटना नहीं है। आज रट कर मार्क्स ले आओगे तो वो मार्क्स कोई मैटर नहीं करते हैं। आपको चीज़ें समझ में आएंगी तभी तो आप आगे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो चीज़ों को समझो, रटो नहीं, और हंसी खुशी और बिल्कुल मज़े के साथ पढ़ो। हमारे चैनल पर आना ना भूलिए। वेल लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स लेने के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।